तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक बार्न इंजरी। और बार्न इंजरी इसको यही टॉपिक को लेके हम लोग पहले दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका और दो वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, बार्न इंजरी का डेफिनेशन, बार्न इंजरी का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर सुपरफिशियल बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, फुल थिकनेस बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, उसके बाद फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी, सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी, थर्ड डिग्री बार्न इंजरी, ये सभी हम लोग डिस्कस किए थे। और हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग कैसे बार्न इंजरी को, माइनर बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, मॉडरेट बार्न इंजरी, मेजर बार्न इंजरी किसको बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस किए थे उसके साथ साथ में हम लोग कैसे मापेंगे। मान लीजिए एक पेशेंट आएगा तो पेशेंट का बॉडी का कितना सरफेस, बॉडी का टोटल बॉडी का कितना एरिया जल गया, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए रोल ऑफ नाइन था, रोल ऑफ हैंड था, ये सभी हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, जब एक मरीज का मेजर बार्न इंजरी हो जाता है, मेजर बार्न इंजरी होने से उसका बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है, उसका पूरा ऑर्गन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, ये सभी हम लोग डिस्कस किए थे। आप पहले दो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, जाके जरूर देख लीजिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ बार्न। बार्न पेशेंट को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। एक बार्न विक्टिम जब पेशेंट जब आएगा इमरजेंसी पे और जब वार्ड में एडमिशन रहेगा तब हम लोग उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, एक नर्स का एक बार्न पेशेंट के लिए क्या रोल रहता है, वो आज हम लोग मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहले दो वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बार्न इंजरी किसको बोला जाता है। बार्न इंजरी जब भी हमारा किसी भी कारण पे, जैसे हीट के कारण पे, आग के कारण पे, फ्लेम के कारण पे, कुछ केमिकल के कारण पे, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन के कारण पे जब हमारा बॉडी का कोई टिश्यू इंजर होता है उसको हम लोग बार्न इंजरी बोलते हैं। और यही बार्न इंजरी का क्लासिफिकेशन, बार्न इंजरी कितना डीप तक हुआ है उसके हिसाब से बार्न इंजरी को दो भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है सुपरफिशियल बार्न इंजरी, दूसरा होता है फुल थिकनेस बार्न इंजरी। सुपरफिशियल बार्न इंजरी मतलब हमारा स्किन का ऊपर का लेयर जब जल जाता है तब फुल सुपरफिशियल बार्न इंजरी बोला जाता है। और जब स्किन का थोड़ा अंदर में जल जाता है उसको डीप बार्न इंजरी और फुल थिकनेस बार्न इंजरी बोला जाता है। जैसे एग्जाम पे तरफ से देखिए, हमारा स्किन का तीन लेयर होता है। जैसे ये होता है हमारा इपिडर्मिस, उसके बाद हमारा मिडिल के डार्मिस, उसके बाद सबसे नीचे आता है सबक्यूटेनस लेयर, और इसके नीचे मसल रहता है, उसके नीचे बोन्स रहता है, ये सब रहता है। लेकिन जब भी किसी भी बोन इंजरी के कारण पे बांस होने से जब हमारा यही इपिडर्मिस ऊपर का लेयर जब जल जाता है उसको हम लोग सुपरफिशियल बार्न इंजरी बोलते हैं। और यही बार्न इंजरी पे बहुत जलन होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, स्कार नहीं होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। और जब हमारा स्किन का सभी लेयर जल जाता है, जैसे इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस और उसके नीचे मसल लेयर, टिश्यू लेयर सभी जल जाता है, तब उसको हम लोग डीप डर्मल बार्न बोलते हैं और फुल थिकनेस बार्न बोलते हैं। और यही फुल थिकनेस बार्न इंजरी में कभी कभी दर्द नहीं होता है, क्योंकि यही लेयर पे जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है वो सभी डैमेज हो जाता है, इसीलिए ऐसा इंजरी में शायद दर्द नहीं होता है। तो ऐसा बार्न नॉर्मली ठीक नहीं होता है, इसको ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है और ऊन डिप्राइमेंट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा ऊन डीप के हिसाब से दो भाग में, और अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऊन कितना बड़ा तक, कितना दूर तक हमारा स्किन जल गया, इसके हिसाब से हम लोग बार्न इंजरी को तीन भाग में बांटते हैं। फर्स्ट डिग्री बार्न, सेकेंड डिग्री बार्न एंड थर्ड डिग्री बार्न। फर्स्ट डिग्री बार्न जब हमारा बॉडी का ऊपर का लेयर थोड़ा बहुत जल जाता है तब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बार्न। और ऐसा फर्स्ट डिग्री बार्न पे हमारा स्किन का कलर पिंक हो जाता है, थोड़ा रेडनेस हो जाता है, 48 आवर तक इसमें दर्द हो सकता है और 10 से 15 दिन के अंदर ऐसा दर्द ठीक हो जाता है, ऊन ठीक हो जाता है। सेकेंड डिग्री बार्न हम लोग पढ़ा था, सेकेंड डिग्री बार्न में हमारा बॉडी, हमारा स्किन का सेकेंड लेयर भी जल जाता है और ऊन थोड़ा गहर तक जल जाता है। सेकेंड डिग्री बार्न में थोड़ा बहुत दर्द होता है और इसमें भी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। और फर्स्ट डिग्री बार्न और सेकेंड डिग्री बार्न का पार्थक्य और डिफरेंस यही है, जो फर्स्ट डिग्री बार्न पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेकेंड डिग्री बार्न में ब्लिस्टर होता है, जो फूला होता है वो फूला पड़ता है। तो सेकेंड डिग्री बार्न होने में भी ज्यादा दर्द होता है और 2 वीक से ज्यादा टाइम लगता है ये ठीक होने में, और ये ठीक होने के बाद स्कार हो जाता है, वो मार्क छोड़ जाता है ऊंट पे।
उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न, जब भी हमारा स्किन का सभी लेयर जल जाता है तब हम लोग थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। वही थर्ड डिग्री बर्न फुल थिकनेस बर्न के द्वारा ही, इसमें भी दर्द नहीं होता है, ये नॉर्मली ठीक नहीं होता है, और ये ठीक करने के लिए वुंड डिब्राइमेंट नहीं तो स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद ये सभी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये हमारा स्किन का सभी लेयर जब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न होता है। उसके बाद ये इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट डिग्री बर्न जिसमें शिफ्ट रेडनेस हुआ था। सेकंड डिग्री बर्न आप देख सकते हैं जिसमें हमारा स्किन का लेयर जल गया, उसके साथ साथ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ है। और ये है हमारा थर्ड डिग्री बर्न जिसमें हमारा स्किन का बहुत अंदर तक जल गया, इसको थर्ड डिग्री बर्न बोला जाता है। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी के हिसाब से बर्न इंजरी को 3 भाग में बांटे थे, एक माइनर बर्न इंजरी, एक मॉडरेट बर्न इंजरी, एक सीवियर बर्न इंजरी। माइनर बर्न इंजरी के हमारा बॉडी का 10% बॉडी सरफेस एरिया सेकेंड डिग्री बर्न हिसाब से जल जाता, उसके बाद जल जाता है, तो उसको हम लोग माइनर बर्न बोलते हैं। मॉडरेट बर्न जब हमारा बॉडी का टोटल बॉडी सरफेस का 10 to 20% जल जाता है तब हम लोग बोलते हैं मॉडरेट बर्न। और जब भी हमारा बॉडी का 20% से ज़्यादा सेकेंड डिग्री बर्न होके जल जाता है तब हम लोग मेजर बर्न बोल देते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न इंजरी जब 10 से ज़्यादा हो जाता है तब भी उसको हम लोग मेजर बर्न इंजरी बोलते हैं। और जब भी हमारा आंखों में, हमारा कान पे, हमारा फेस पे बर्न इंजरी हो जाता है तो वही सा बर्न इंजरी को भी हम लोग मेजर बर्न इंजरी बोलेंगे। तो इधर एक वर्ड है 10%, 2% जब जल जाता है तब हम लोग फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री बोलते हैं। लेकिन यही परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? बॉडी का परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड था, 3 मेथड था। एक था रूल ऑफ 9, एक था रूल ऑफ 5, 3 था रूल ऑफ हैंड। तो ये सभी फार्मूला के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते, हम लोग कैलकुलेट कर सकते बॉडी का कितना एरिया जल गया। उसके लिए एक फार्मूला है प्रकलाइन फार्मूला। प्रकलाइन फार्मूला में हम लोग देखे थे बॉडी का जो चेस्ट है उसको 9% दिया गया था, हेड को 9%, दो हैंड को 9%, एब्डोमेन को 9%, हमारा थाई को 9%, लेग को 9% दिया गया था, अपर बैक लोअर बैक को 9% दिया गया था। तो इसीलिए यही रूल्स को रूल ऑफ 9 बोला जाता है। जब किसी भी पेशेंट का पूरा एक हैंड जल जाता है तब हम लोग बोल सकते हैं 9% टोटल बॉडी सरफेस एरिया जल गया। जिसका मान लीजिए एक पेशेंट का चेस्ट, एब्डोमेन और हाथ, हैंड किसी भी एरिया, यही सब 3 एरिया जल जाता है, तो ऐसा 3 एरिया जल जाता है तो 3 + 3 × 9 27% एरिया जल जाता है। तो ऐसे करके हमारा टोटल बॉडी सरफेस का कितना एरिया जल गया वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और यही प्रोक्लैन फार्मूला 10 साल से ऊपर जो बच्चा है उसके लिए यूज होता है। उसके बाद जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा 1 साल के अंदर उम्र होता है, उसके लिए हम लोग रूल ऑफ हैंड यूज करते हैं। जो रूल ऑफ हैंड में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जो एक बच्चा, जो पेशेंट है, पेशेंट का हाथ का जितना एरिया कवर होता है, मतलब जो बान एरिया में पेशेंट का हाथ का जितना एरिया कवर होता है उसको 1% मापा जा सकता है। मतलब मान लीजिए एक बच्चा का पूरा चेस्ट जल गया तो उसका बच्चा का हाथ के हिसाब से मान लीजिए 4 और 5 नहीं तो 10 हाथ का जितना एरिया होता है उतना एरिया जल गया तो 10% होता है। एक हाथ के लिए 1% होता है। ऐसे हम लोग रूल ऑफ हैंड भी पढ़ा था। तो इसके हिसाब से जब भी हमारा एक किसी भी पेशेंट को 10% से ज़्यादा जल जाएगा, 10% से कम जलेगा, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बार्न होगा तो उसको हम लोग माइनर बार्न बोलेंगे। जब 10 to 20% बार्न होगा उसको हम लोग मॉडरेट बार्न बोलेंगे। जब 20% से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग मेजर बार्न बोलेंगे। और मेजर बार्न का पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बार्न है, जो हमारा माइनर बार्न है, मॉडरेट बार्न है, माइनर मॉडरेट बार्न हम लोग पेन किलर देके पेन को मैनेजमेंट करना होता है, वुंड है तो उनको ड्रेसिंग करना होता है, एंटीबायोटिक देना होता है, ये सभी काम करना पड़ता है। लेकिन जो मेजर बार्न इंजरी होता है इसमें एक नर्स का रोल बहुत होता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसका नर्स का रोल बहुत होता है, और ऐसा पेशेंट को हम लोग अच्छा से केयर करना जरूरी होता है। यही मेजर बार्न में पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इसीलिए इसका क्या क्या बॉडी में पैथोफिजियोलॉजिकली चेंज होता है वो हम लोग को देखना पड़ता है। देखिए, तो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़े थे, जब किसी भी मरीज का मेजर बार्न हो जाता है तो उसका बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। तो जब भी बार्न इंजरी होता है पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट उसका बॉडी जिधर जल गया उधर से टिश्यू से सब्सटेंस रिलीज होता है,
वही वैसोएक्टिव सब्सटेंस जाके हमारा ब्लड वेसल का प्रीमेबिलिटी बढ़ा देता है। और प्रीमेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल से सभी फ्लूइड स्किन के अंदर चला जाता है, एक्स्ट्रा इंट्रावास्कुलर एरिया से एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट पे सभी फ्लूइड चला जाता है। इसके वजह से हमारा स्किन के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, और ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहने का वजह से हाइपोवॉलेमिया हो जाता है। और हाइपोवॉलेमिया होने से हमारा बॉडी में एनफ फ्लूइड एनफ ब्लड ना रहने की वजह से हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्टॉप हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और पेशेंट का डेथ हो सकता है। इसीलिए मेजर बांध को हम लोग को ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। तो जब भी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, बॉडी में ठीक से ब्लड नहीं रहता है, हार्ट पंप करता है ज़्यादा, टाकीकार्डिया होता है, लेकिन बॉडी में ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो सभी ऑर्गन में परफ्यूजन हो जाता है। परफ्यूजन मतलब क्या है, सभी ऑर्गन में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से जब रीनल पे जब किडनी पे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, तब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। उसके वजह से हमारा नेफ्रॉन का ट्यूब सभी सिकुड़ जाता है, ट्यूबुलर निक्रोसिस हो जाता है, और उसके वजह से हम लोगों का क्या होता है, पेशेंट का किडनी फेलियर हो जाता है। उसके बाद जो एरिया जल जाता है उसमें जितना ब्लड सेल रहता है, जितना आर्टरी रहता है, वेइन रहता है, सभी ब्लड वेसल जल जाता है। उसके साथ साथ में ब्लड वेसल के अंदर जितना ब्लड का कंपोनेंट है, जो हमारा प्लेटलेट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, सभी ब्लड का कंपोनेंट जल जाता है। उसके वजह से जब रेड ब्लड सेल जब जल जाता है, तब क्या होता है, हीमो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन के मात्रा कम हो जाता है, आरबीसी का मात्रा कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी ज्यादा आरबीसी डेथ हो जाता है, जब आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही आरबीसी क्या होता है, किडनी से फिल्टर होके यूरिन से निकलता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन यूरिया बोला जाता है, और इसके वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या चेंजेस होता है, जब पेशेंट का एब्डोमेन पे बान होता है, जब सिर पे बान हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। उसके वजह से हमारा बॉडी के अंदर ठीक से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता है, हमारा गट के अंदर खाना ठीक से दूसरे ऑर्गन पे नहीं जाता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना उधर रहता है और स्टमक में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो 3 लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सिरोजा, ये सभी लेयर के अंदर जो म्यूकोजा लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यही लेयर में जब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है, तब क्या होता है, हमारा इनर लेयर का सेल सभी मरने लगता है, और हमारा स्टोमक में, हमारा इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर का फॉर्मेशन होता है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। तो ऐसा ही हमारा बॉडी में चेंजेस होता है, पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या है, एक हम लोग देखेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो जो बर्न इंजुरी होता है, इसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मैनेजमेंट से हम लोग ट्रीटमेंट से एक बच्चा का जिंदगी को बचा जा सकता है। और क्या बोल रहे हैं, द मैनेजमेंट इंक्लूड फर्स्ट एड मेजर्स, असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट of burn, fluid replacement, metabolic support, wound care, prevent infection, provides psychological and nutritional support to the patient। तो हम लोग एक पेशेंट का केयर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड मेजर दे सकते हैं। उसके बाद बान कितना दूर तक हो गया, कितना हमारा बॉडी का, कितना पेशेंट का बॉडी का कितना परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया जल गया, वही हम लोगों का कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोगों को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। मतलब हम लोग देखे थे, ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहने की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को फ्लूइड देना पड़ता है। उसके बाद मेटाबॉलिक वही सभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी का चेंजेस होता है, तो उसको हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, सभी इंजेक्शन देके, सभी आईवी फ्लूइड देके हम लोगों को प्रिवेंट करना पड़ता है। उसके बाद वुंड केयर, जब हमारा स्किन का काम होता है हमारा बॉडी को बाहर का इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, तो यही जब हमारा स्किन जल जाता है, स्किन नहीं रहता है, तो हमारा बॉडी में इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है। इसीलिए पेशेंट को वुंड केयर देना जरूरी होता है। इन्फेक्शन से कम करने के लिए सभी मेजर्स प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है।
उसके बाद साइकोलॉजिकली इमोशनली सपोर्ट देना पड़ता है। जब एक बार्न विक्टिम को ज़्यादा बार्न हो जाता है, वो मेंटली बहुत वीक हो जाता है, उसका सभी चेहरा खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकली इमोशनली सपोर्ट देना पड़ता है। तो यही हम लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द बेस्ट बार्न इंजुरी मैनेजमेंट कैन बी प्रोवाइड इन स्पेशलाइज्ड बार्न यूनिट विद स्पेशली ट्रेंड हेल्थ पर्सनल। तो एक बार्न यूनिट पे, एक बार्न हॉस्पिटल पे अच्छा ट्रेंड स्टाफ, स्टेंट नर्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इसके वजह से इसके द्वारा हम लोग एक बच्चा का, एक बार्न पेशेंट का हम लोग लाइफ को सेव कर सकते हैं। उसके बाद तो मैनेजमेंट के अंदर फास्ट होता है फास्ट एड मेजर। फास्ट एड मेजर में क्या है, जब भी पेशेंट का कुछ होने से पहले ही, मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल होता है कम्युनिटी में जाके हर हर घर में जो घर पे बच्चा हुआ है उसमें वही बच्चा में ज़्यादातर बार्न इंजरी होने का चांसेस रहता है। इसीलिए वही फैमिली में टीच करना होता है बार्न इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी बाई चांस किसी का बार्न इंजरी होता है तो क्या क्या फास्ट एड मेजरमेंट फॉलो करना होता है, ये सभी टीचिंग करना पड़ता है। तो ये एक नर्स का रोल होता है, वो हर घर में जाके समझाना, जिससे क्या होता है बार्न इंजरी का हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फास्ट एड मेजरमेंट में हम लोग क्या क्या, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोग कम्युनिटी में जाके हॉस्पिटल में पेशेंट को हम लोग क्या क्या सलाह दे सकता है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज ए वन ऑफ नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच फास्ट एड एंड prevention of burn injury to general public and first aid measure include। तो एक नर्स क्या क्या घर पे फर्स्ट एड क्या क्या लेना है, तो फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या है, जब भी किसी की बाई चांस बर्न इंजरी हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट फास्ट इमीडिएट रिमूवल ऑफ हीट सरफेस फ्रॉम चाइल्ड। तो जिससे भी कारण पे जिससे बच्चा का बर्न इंजरी हुआ है, फर्स्ट हम लोग बच्चा को वही सोर्स से ज़्यादा दूर में लेके जाएंगे तो उसको ज़्यादा और बर्न नहीं होगा। मान लीजिए एक बच्चा का एक घर में है जिसमें आग लग गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे अपना सेफ्टी लेके बच्चा को आग से दूर में लेके जाना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर। तो पहले ही हम लोग जब भी बार्न इंजरी हो जाएगा तब भी फास्ट हम लोग बार्न एरिया में वाटर डालेंगे, डाल के जो आग है आग को निभाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अवॉइडिंग पोरिंग मोर वाटर ऑन बार्न एरिया वंस द फायर एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज इट मे लीड हाइपो इट मे लीड हाइपोथर्मिया एंड हाइपोनेट्रेमिया ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जब भी आग बुझ जाएगा उसके बाद वही एरिया पे हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हम लोग आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आइस पैक में हम लोग ख्याल रखना होगा ऊंट के अंदर पानी ना लग जाए, ऊंट में ज़्यादा पानी अंदर ना जाए। क्योंकि जब भी हम लोग ज़्यादा ऊंट पे ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़ा था फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री बांध में क्या होता है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, और हम लोग कूलिंग सेंसेशन से वही बर्निंग सेंसेशन कम होता है। इसीलिए सभी लोग क्या करता है, ज़्यादा पानी डालता है, पानी के अंदर बांध एरिया डुबा के बैठा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं पैकेट के अंदर, जिससे क्या होगा कूलिंग सेंसेशन से पेशेंट का अच्छा भी लगेगा लेकिन पानी अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट पानी थोड़ा बहुत डाल सकते, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि वही बार्न एरिया में कोई स्किन नहीं है, हम लोग ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, स्किन में पानी ऑब्जर्प्शन हो जाएगा और पानी अंदर चला जाएगा और पूरा बॉडी में पानी डालने के वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। और क्या होगा, बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, बॉडी में सोडियम का मात्रा कम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, द चाइल्ड शुड बी kept in clean sheet to prevent heat loss and infection। तो जब भी पेशेंट को, जब भी एक पेशेंट का ज़्यादा पूरा बॉडी पार्ट जल जाएगा, आप पानी डाल के उसका आग बुझा देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक क्लीन कपड़ा लेके, क्लीन शीट लेके उसको कवर करना है। इससे क्या होता है, हीट लॉस कम होगा और बच्चा का इन्फेक्शन कम होगा। उसके बाद क्या करना है, उसका क्या करना है, रिमूव्ड ओरल सेक्रेशन एंड एयर वे टू बी केप्ट पेटेंट। द चाइल्ड शुड बी टर्न टू वन साइड एंड रेस्पिरेशन टू बी चेक्ड। इधर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं,
तो जब भी हम लोग देखेंगे बच्चा का मुंह से कुछ आ रहा है, मुंह में कुछ लाला जम गया, ठीक से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके आने से पहले ही हम लोग मुंह को थोड़ा क्लीन करेंगे। तो यार वो जैसे हम लोग ख्याल रखेंगे उसका ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चा को एक साइड में लेटा देंगे। ज्यादातर लेफ्ट साइड में हम लोग लेटा सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, स्टोमक का कंटेंट बाहर नहीं आएगा और लंग पे नहीं जाएगा, जिसको हम लोग बोला जाता है रेस्पिरेट। तो एस्पिरेट नहीं करेंगे, और क्या है, हम लोग चेक करेंगे बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और ले पा रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद क्या, provide oral fluid or oral rehydration solution or ORS if the child is thirsty and able to drink। और उसके बाद हम लोग उसको पानी नहीं तो कुछ ओरल फ्लूइड देंगे। वो बच्चा थर्स्टी है, ज़्यादा उसको प्यास लग रहा है, तो हम लोग ORS दे सकते हैं और पानी दे सकते हैं। उसके बाद क्या, ट्रांसफर द चाइल्ड टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सभी हम लोग हॉस्पिटल के आने के पहले ही, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है बच्चा को हम लोग हॉस्पिटल में लाएंगे। और हॉस्पिटल में लाते वक्त जो हम लोग को टाइम है वो टाइम पे हम लोग ये सभी करेंगे। लेकिन हम लोग ये सभी करने के लिए घर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी हॉस्पिटल में लेके आएंगे और लेके आते वक्त ये सभी चीज़ हम लोग ख्याल रखेंगे। ये सभी चीज़ हम लोग फर्स्ट एड मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो ये सभी मेजरमेंट, ये सभी ट्रीटमेंट, ये मैनेजमेंट हम लोगों को फर्स्ट एड के हिसाब से हॉस्पिटल के आने के पहले करना होगा। उसके बाद हॉस्पिटल में जब पेशेंट आ जाएगा, तब हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी नर्स का क्या रोल होगा, एक इमरजेंसी डॉक्टर क्या क्या असेसमेंट करेंगे, वो है हम लोग देखेंगे। तो सेकंड क्या है, असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या बोल रहा है, assessment should be done to determine the priority of care to protect the child from life threatening complication। तो हम लोग जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे, तब भी हम लोग तुरंत जाके उसका डिटरमाइन करेंगे, हम लोग असिस्ट करेंगे बच्चा का कितना सीरियस है। तो उसके हिसाब से हम लोग, थोड़ा बहुत सीरियस है, फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ, तो हम लोग उसको लेके जा सकते हैं, थोड़ा धीरे से भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मेजर बर्न इंजरी हुआ तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, तुरंत ही उसको इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही बच्चा का हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, उसका लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उसका जान जा सकता है। इसीलिए जब भी पेशेंट आएगा फास्ट फास्ट उसका असेसमेंट करना और उसके हिसाब से उसको कैटेगोराइज करके पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो फास्ट जब भी पेशेंट आएगा, असेसमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, ABC हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ABC का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हेल्प टू इनिशिएट रेसिसिटेटिव मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ नीड। तो हम जब भी पेशेंट आएगा, हम लोग ABC के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देंगे। ये मतलब होता है एयरवे, हम लोग चेक करेंगे बच्चा ठीक से सांस ले पा रहा है कि नहीं, वो टैकिपनिक है और क्या है, उस सांस ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो उसका एयरवे क्लीन नहीं है, तो हम लोग तुरंत सेक्शन करेंगे। इंटूबेशन का जरूरत है तो हम लोग इंटूबेशन करेंगे। मास्क लगाने से जरूरत है तो हम लोग वेंटिलेटर में डालेंगे, नहीं तो ट्रैकिस्टोमी करके बच्चा का फास्ट सांस लेने का इंतजाम करेंगे। तो यही है ब्रीथिंग और एयरवे फास्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन। तो C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पे क्या है, हम लोग चेक करेंगे बीपी का ठीक से, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, किधर भी कुछ ऊंट हुआ कि नहीं जिससे ब्लीडिंग हुआ कि नहीं, वो हम लोग स्टॉप करेंगे। उसका मैनुअल बीपी चेक करेंगे। बीपी क्या है, जब भी मेजर इंजरी हो जाता है, तब भी हम लोग पढ़ा था फिर तो पैथोफिजियोलॉजी में, हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक हम लोग को कैसे समझ में आएगा, पल्स रेट हाई हो जाएगा, हार्ट ज्यादा पंप करेंगे सभी ऑर्गन को ब्लड देने के लिए, लेकिन ब्लड वेसल में ब्लड ना होने की वजह से हाइपोवॉलीमिया हो सकता है और बीपी कम हो सकता है। तो जब भी हम लोग देखेंगे बीपी कम है, पल्स रेट ज्यादा है, पेशेंट ड्राउजी है, कॉन्शियस लेवल अच्छा नहीं है, हम लोग तुरंत उसको IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे और उसको सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हम लोग देखेंगे, और जरूरत है तो हम लोग सेक्शन करेंगे, इंट्यूबेशन करेंगे, वेंटिलेटर में डालेंगे, नहीं तो ट्रैकिस्टोमी करके उसका एयरवे पेटेंट रखेंगे।
उसके बाद जब भी एबीसी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा में क्या करेंगे, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वाइटल साइंस टू बी चेक्ड क्विकली। हम लोग उसका वाइटल साइंस चेक करेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा उसका कितना एरिया जल गया, कितना उसका सीरियसनेस है, वो कॉन्शियस है कि नहीं, और हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है कि नहीं। हम लोग बीपी पल्स रेट देख के पता चलेगा, तो तुरंत आपको वाइटल साइंस चेक करना होगा। उसके बाद फाइंड आउट अबाउट केस ड्यूरेशन टाइम ऑफ बर्न इंजुरी, व्हाट फर्स्ट एड हैज बीन टेकन एंड प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू बी गिवन इमीडिएटली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत कब जल गया, कितना टाइम पहले जल गया, ये सब हम लोग पूछ के अटेंडर से पूछ लेंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, बान हॉस्पिटल जब दूर में होता है, पेशेंट नियर बाई कुछ हॉस्पिटल में गया कि नहीं, घर में क्या ट्रीटमेंट लिया है, टीटीनस प्रोफिलैक्सिस क्या लिया है कि नहीं, और पास में नियर बाई हॉस्पिटल पे घर पे क्या फर्स्ट एड मेजरमेंट लिया है, वो सब के बारे में हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत उसको इमीडिएटली इमरजेंसी केयर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑफ एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ बर्न इंजुरी स्पेशली यूज प्रोक्लैंड फार्मूला और डिटरमाइन द percentage of total body surface area burn in the burn of start fluid replacement। तो क्या है, उसके बाद हम लोग तुरंत उसको पेशेंट को देख के डॉक्टर को, ज्यादातर एक नर्स को भी जानना चाहिए क्या है बॉडी का तुरंत कितना बॉडी सरफेस एरिया जल गया, वो हम लोग जल्दी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए पेशेंट का उम्र 10 साल के ऊपर है तो हम लोग परकलैंड फार्मूला यूज करेंगे, जो रोल ऑफ 9 हम लोग देखा था वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। बच्चा का उम्र कम है, इन्फेंट है, 1 साल के अंदर है, तो हम लोग रोल ऑफ हैंड यूज करेंगे। उसके बाद 1 साल से 10 साल के अंदर बच्चा है तो उसको हम लोग टोडलर है तो उसके हम लोग रूल ऑफ 5 प्रोटोकॉल फॉलो करके उसको हम लोग कितना बॉडी सरफेस एरिया जल गया उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल इंजुरी एंड जनरल हेल्थ स्टेटस, पास्ट हिस्ट्री इंक्लूड कॉम्प्लिकेशन, complete medical history of illness, allergy to medication, recent infection, immunization status to be checked quickly। तो पेशेंट जब आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये सब करने के बाद हम लोग उसका देखेंगे, और बर्न इंजरी के साथ साथ में और किधर भी कुछ दूसरा इंजरी फ्रैक्चर कुछ हुआ कि नहीं चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग अटेंडर से पूछेंगे उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या चाइल्ड का कुछ अस्थमा, कुछ कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, कुछ किडनी में कुछ इशू है कि नहीं, पहले से उसको कुछ बीमारी है कि नहीं उसको पूछेंगे। उसके बाद कुछ मेडिसिन में एलर्जी है कि नहीं पूछेंगे, तो वो सभी मेडिसिन हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद रिसेंट कुछ इन्फेक्शन हुआ कि नहीं पूछेंगे, बच्चा ठीक से अप टू डेट इम्यूनाइजेशन लेता है कि नहीं पूछेंगे। क्यों, देखिए जब भी एक मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा आया है, और 10 साल में क्या होता है, टिटेनस प्रोफिलैक्सिस इंजेक्शन दिया जाता है, तो 10 साल में उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है, मतलब वही बर्न इंजरी होने के बाद उसको फिर से हम लोग टिटेनस इंजेक्शन नहीं देंगे। तो क्या है, इसीलिए हम लोग को इम्यूनाइजेशन स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। उसका जो इम्यूनाइजेशन है, सभी इंजेक्शन अप टू डेट लेता है कि नहीं, ये सभी हम लोग पूछेंगे। तो ये सभी जल्दी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द चाइल्ड बॉडी वेट, कैपिलरी फिलिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, यूरिन आउटपुट, फ्लूइड बैलेंस, साइन ऑफ इन्फेक्शन, एसिस कैन बी डन आफ्टर स्टेबलाइज द चिल्ड्रेन। क्या है, तो ये सभी हम लोग जब भी एबीसी हो जाएगा, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा, ये सब करने के बाद वुंड ड्रेसिंग, वुंड क्लीनिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चा का बॉडी वेट कितना है पूछेंगे। उसके बाद उसका कैपिलरी फीलिंग ठीक से ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं, उसका कैपिलरी फीलिंग्स चेक करेंगे, बच्चा क्या मालन्यूट्रिएंट है क्या, वो सभी चेक करेंगे। उसके बाद बर्न इंजरी पेशेंट को कैथेटर लगाएंगे, जिससे हम लोग को यूरिन आउटपुट मेजर करना होगा। क्योंकि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़े थे, जब भी क्या होता है हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है तब हमारा किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है। तो ठीक से किडनी काम कर रही है कि नहीं, ठीक से यूरिन बन रहा है कि नहीं, कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है बॉडी में, कितना रेड सेल, क्या हिमोटोक्रेटिक लेवल कैसा है, ये सभी जानने के लिए हम लोगों को यूरिन आउटपुट चेक करना होगा। फ्लूइड बैलेंस, जो हम लोग फ्लूइड स्टार्ट किए थे वो कैसा जा रहा है, उसके वजह से
कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, फ्लूइड बैलेंस हुआ कि नहीं बॉडी में, ये चेक करेंगे। उसके बाद बॉडी में जिधर जिधर ऊन थे वो सभी क्लीन करेंगे, उसमें पट्टी लगाएंगे, माइक्रोबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाइए जिससे बच्चा का इन्फेक्शन ना होगा। तो ये सभी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सब करेंगे। तो ये सभी हम लोग एक बच्चा जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद डेली रूटीन असेसमेंट इंक्लूडिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी, हेमाटोक्रेट, यूरिन ऑस्मोलरिटी टू बी डन एवरी डे। उसके बाद जब पेशेंट को इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उधर हम लोग रेगुलर हम लोग चेक करेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कैसा है। हम लोग जो आरएल दे रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और देना होगा वो सभी चेक करेंगे। उसके बाद एबीजी चेक करेंगे, उसका गैस ठीक से जा रहा है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है वो हम लोग चेक करेंगे। हिमाटोक्रेट चेक करेंगे। हिमाटोक्रेट मतलब हमारा बॉडी में, हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, जब भी मेजर बार्न इंजरी होता है हमारा बॉडी में ब्लड सेल भी डैमेज होता है। ब्लड सेल डैमेज होने के साथ साथ में ब्लड का कंपोनेंट डैमेज होता है। तो हिमाटोक्रेट ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन है, हिमाटोक्रेट एक ऐसा टेस्ट है जिसके वजह से हमारा बॉडी में कितना रेड ब्लड सेल है वो हम लोग माप सकते हैं। तो जैसे एक एडल्ट के लिए 40 to 55% हिमाटोक्रेट लेवल होना चाहिए। उसके बाद एक न्यू बॉर्न के लिए 55 to 68 70% क्या होना चाहिए, हिमाटोक्रेट लेवल होना चाहिए। एक चाइल्ड के लिए 30 to 44% 45% हिमाटोक्रेट लेवल होना चाहिए। लेकिन जब भी बार्न इंजरी होगा, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आरबीसी का मात्रा बॉडी में कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे बॉडी में, देखेंगे जो कितना आरबीसी का लेवल है। उसके बाद यूरिन ऑस्मोलरिटी चेक करेंगे। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट वार्ड में शिफ्ट होने के बाद, बार्न यूनिट में शिफ्ट होने के बाद हम लोग एवरीडे चेक करेंगे। इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग को पेशेंट का कॉन्शियसनेस फील होगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, पल्स रेट मेंशन होगा, वाइटल स्टेबल होगा। तो ये सब लोग हम लोग असेसमेंट करेंगे। तो ये होता है असेसमेंट, क्या क्या है इमरजेंसी असेसमेंट क्या करेंगे और क्या क्या बाद में हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे, ये हम लोग को जानना होगा। उसके बाद आता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो हम लोग देखा है बार्न इंजरी में ज्यादातर फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हाइपोवॉलेमिया हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। इसीलिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट में क्या बोल रहा है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न एंड चाइल्ड बॉडी वेट टू बी प्रिवेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो क्या है, हम लोग उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, बॉडी में फ्लूइड देना, क्योंकि ये जो फ्लूइड देना है ये डिपेंड करता है कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जल गया और बच्चे का बॉडी का वेट कितना है, उम्र कितना है, उसके हिसाब से हम लोग कितना फ्लूइड देंगे, कितना टाइम के अंदर देंगे, ये सभी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, सभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और यही बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट फार्मूला बट पर्कलैंड फार्मूला इज वेरी कॉमनली यूज्ड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो बहुत सारा फार्मूला है लेकिन पर्कलैंड फार्मूला फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है। तो पर्कलैंड फार्मूला इज मोस्टली यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर हु हैज नीड फ्लूइड रिससिटेशन ऑफ बर्न ग्रेड मोर देन 20% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो जब भी कोई पेशेंट का 20% से ज्यादा सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है, ऐसा पेशेंट को हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं और उसके लिए ही हम लोग प्रोक्लैंड फार्मूला यूज करते हैं। तो प्रोक्लैंड फार्मूला क्या है, फार्मूला हम लोग को जानना होगा, हर नर्स को यही फार्मूला जानना होगा, क्योंकि जो नर्सिंग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नॉर्सेट बोल सकते हैं, आरआरबी हो सकते हैं, ये सभी एग्जाम में बारन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहता है। तो जो प्रोक्लैंड फार्मूला है वो क्या है, वो फार्मूला हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज इक्वल 4 ml of RL or ringer lactate into total body weight of the child into percentage of total body surface area burn। तो क्या है, 4 ml RL into बच्चा का बॉडी वेट इंटू कितना परसेंटेज बर्न हुआ, उसके हिसाब से जितना आएगा उतना हम लोग टोटल 24 आवर में उतना आरएल फ्लूइड देंगे। नो आरएस, नो दूसरा फ्लूइड्स, हम लोग आरएल देंगे। और बच्चा का हाइपोग्लिसेमिया है और दूसरा कुछ इशू है तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो फ्लूइड बोलेंगे वो देंगे। लेकिन जनरली
हम लोग आरएल और रिंगर लैक्टेट फ्लूइड को बच्चे के लिए देंगे। तो क्या है 4 ml इंटू पेशेंट बॉडी वेट। हम लोग मान लेते हैं एक पेशेंट, एक बच्चा आया जिसका बॉडी वेट 40 kg, ठीक है, तो 48 और उसका बॉडी का मान लीजिए 25% जल गया, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ा था प्रॉक्लैंड फॉर्मूला और फ्लूइड रिप्लेसमेंट कौन सा पेशेंट के लिए किया जाता है जिसका 20% से ज्यादा जल जाता है। तो मान लीजिए बॉडी टोटल सरफेस एरिया का 25% जल गया, तो एक मान लीजिए 4 ml इंटू पेशेंट बॉडी वेट 40% 40 kg प्लस 25% जल गया, तो इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 4000 ml, मतलब 4 लीटर आरएल हम लोग को 24 आवर में देना होगा। तो कैसे कितना स्पीड में देंगे उसका भी एक रूल्स है, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है, 1/2 फ्लूइड नीड टू गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर्स, टाइम कैलकुलेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजुरी। तो क्या है, जो फ्लूइड रहेगा, जो हम लोग 40 kg जो बच्चा का वेट है उसके हिसाब से हम लोग क्या है 8 आवर के अंदर, तो 8 आवर के अंदर हाफ हाफ फ्लूइड देंगे, मतलब टोटल जो 4 लीटर हुआ था 4 लीटर के अंदर 2 लीटर मतलब 2000 ml हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 8 आवर में देंगे। लेकिन जो फर्स्ट 8 आवर कैलकुलेट कब से होगा, जब से पेशेंट आया तब से कैलकुलेट नहीं होगा। हम लोग अटेंडर से पूछेंगे कितना टाइम पहले कब बान हुआ, तो जब बान होगा उसी टाइम से जो 8 आवर होगा उसके अंदर वही ड्यूरेशन के अंदर हम लोग को 2000 ml क्या होगा आरएल देना होगा। तो 2000 आरएल 8 आवर के हिसाब से देंगे तो ऑलमोस्ट 250 ml पर आवर के हिसाब से हम लोगों को आरएल फ्लूइड देना होगा। तो टोटल 4 लीटर ऑफ और 4000 ml हमारा आरएल देना होता था, टोटल 4000 ml मतलब 4 लीटर आरएल देना था। तो हम लोग फर्स्ट 8 आवर में हाफ मतलब 2000 ml आरएल दे दिया, तो जो रिमेनिंग 2000 ml आरएल रहेगा वो हम लोग 16 आवर में देंगे। तो वही बोल रहा है द रिमेनिंग हाफ ऑफ फ्लूइड इज गिवन ओवर 16 आवर। सो जो 2000 ml और फ्लूइड रहेगा जो आरएल रहेगा तो हम लोग 16 इन आवर में देंगे। 16 आवर मतलब 125 ml पर आवर होगा। देखिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 2000 ml और 2 लीटर आरएल हम लोग देंगे 60 आवर में तो होगा 125 ml। तो ऐसे ही हम लोग पेशेंट का बॉडी वेट और आरएल 4 इंटू पेशेंट का बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसके हिसाब से हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करके हम लोग पेशेंट को बॉडी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड देंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही फ्लूइड देते रहेंगे, लेकिन 24 आवर ऐसे देने के बीच में हम लोग देखेंगे चेक करेंगे कितना यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है। यूरिन आउटपुट ठीक से हो रहा है तो हम लोग यही फ्लो को कम भी कर सकते हैं। तो देखेंगे यूरिन आउटपुट 30 से 50 ml पर आवर के हिसाब से हो रहा है तो हम लोग इसको ठीक जा रहा है मान सकते हैं। लेकिन 50 ml से ज्यादा हो रहा है तो यूरिन आउटपुट 50 ml से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग कंसल्टेशन का ओपिनियन से फ्लूइड स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उसके बाद हम लोग पेशेंट को बच्चा को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना भी, न्यूट्रिशन वाला खाना देना भी बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वुंड हीलिंग एंड मेंटेन चाइल्ड ग्रोथ एंड एक्स्ट्रा कैलोरी एंड प्रोटीन आर नीडेड फॉर वुंड हीलिंग। तो क्या बोल रहे हैं, उस टाइम पे बॉडी का पूरा एरिया जल गया, पूरा स्किन जल गया, पूरा बॉडी का वुंड हील होने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन का, ज्यादा प्रोटीन का जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारा बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करेगा, इसके लिए भी हमारा ज्यादा अच्छा खाना प्रोटीन्स का जरूरी है। और जब बार्न हो जाता है तो बार्न विक्टिम का पूरा लाइफ लॉन्ग उसका स्कार फॉर्मेशन होता है, उसका बॉडी में मार्क हो जाता है, तो उसका ग्रोथ में कुछ इफेक्ट ना हो, उसका ग्रोथ में कुछ रुकावट ना आए, इसीलिए हम लोग को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो
तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरी देंगे, एक्स्ट्रा कैलोरी वाला फूड देंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला फूड देंगे। तो कितना फूड देंगे उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है। तो क्या बोल रहा है, देयर आर वेरियस रिकमेंडेशन अबाउट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू डेविस फॉर्मूला। प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्लस परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। तो क्या बोल रहा है, डेविस फार्मूला के हिसाब से हम लोग एक बर्न विक्टिम को कितना प्रोटीन दे सकते हैं। तो देखिए क्या है, हम लोगों को पर 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, मान लीजिए एक बच्चा आया जिसका उम्र 12 साल और उसका बॉडी वेट 20 केजी, तो 20 केजी उसके साथ 3 गुना करेंगे तो आएगा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम और मान लीजिए वही बच्चा का टोटल 25% ऑफ बॉडी एरिया जल गया, तो 60 प्लस 25 मतलब होता है 85। तो 85 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे देना होगा। तो यही कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चा को, वही विक्टिम को प्रोटीन देना होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी 60 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट प्लस 30 कैलोरी पर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। तो क्या बोल रहे हैं, तो कितना कैलोरी जरूरत है। मान लीजिए जो पहली वाला पेशेंट है, जो पेशेंट का उम्र 12 साल है, 12 साल का विक्टिम है और उनका वेट 20 केजी है, तो यही सब और 25% उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ। तो ऐसा पेशेंट को हम लोग कितना कैलोरी देंगे पर डे, तो 60 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। तो बच्चा का बॉडी वेट 20 केजी प्लस 60 कैलोरी, तो 60 इंटू 20 कितना आता है 1200 कैलोरी। तो 1200 कैलोरी प्लस उसका बर्न कितना हुआ 25%। सो 25% इंटू 35 कैलोरी, सो 25 इंटू 30 कितना आता है 875। तो 875 और इधर में बॉडी वेट के 60 कैलोरी पर केजी के हिसाब से हुआ था 1200। सो टोटल कितना देना पड़ेगा 2750 कैलोरी हम लोगों को पर डे देना होगा। तो एक मान लीजिए जो हाई कैलोरी वाला फूड होता है, राइस, बनाना, एवोकाडो, नट्स, घी, मिल्क, मीट, ये सब में क्या होता है कैलोरी ज्यादा होता है। तो मान लीजिए एक एवोकाडो में लगभग 250 कैलोरी होता है। उसके बाद आपका बनाना में भी है 120 ऐसा कैलोरी है, नट्स में भी ज्यादा कैलोरी मिलता है। तो हर डे हम लोग को क्या होगा, अच्छा कैलोरी वाला फूड देना होगा। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेशन के हिसाब से एक विक्टिम को कैलोरी प्रोटीन देना होगा। सिर्फ कैलोरी प्रोटीन नहीं, उसके साथ साथ में और भी पोटेशियम, विटामिन, मिनरल सभी सप्लीमेंट कैन बी गिवन। सो ये सभी एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के हिसाब से, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बर्न पेशेंट को हम लोग को देना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वुंड मैनेजमेंट। हम लोग वुंड कैसे मैनेज करेंगे, देखिए पहले भी मैं बोल चुका। तो हमारा स्किन का काम क्या होता है, डिफेंस करना। हमारा स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारा ऑर्गन को, हमारा बॉडी को बाहर का इंफेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से रोकता है। तो जब भी हमारा बॉडी का स्किन का ऊपर का लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तब क्या होगा, इजीली हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इन्फेक्शन कम करने के लिए वुंड मैनेजमेंट करना, वुंड जल्दी हील हो जाना, इसके लिए वुंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो वुंड मैनेजमेंट के अंदर क्या बोल रहा है, वुंड मैनेजमेंट शुड बी स्टार्ट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट एंड एबीसी मैनेजमेंट। तो जो हम लोग पहले पेशेंट आएगा तो पहले उसको हम लोग ड्रेसिंग नहीं करेंगे, पहले हम लोग पेन किलर नहीं देंगे, पहले हम लोग क्लीन नहीं करेंगे। पहले उसको देखेंगे, हम लोग वाइटल ऑर्गन देखेंगे, एबीसी देखेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन जो बोले थे, लोअर हाइपोवॉल्यूमिक की तरफ जा रहा है कि नहीं, पेशेंट ठीक से सांस ले पा रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल कितना है, कॉन्शियस लेवल कितना है। पहले हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद जब वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, पेन किलर देंगे, पेन कम हो जाएगा, उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से निकल आ रहा है कि नहीं, ये सब देखेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग को वुंड मैनेजमेंट भी देना होगा। तो वुंड मैनेजमेंट ये हमारा फर्स्ट एड नहीं है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो वुंड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वुंड डेली वंस और ट्वाइस ड्रेसिंग हैज टू डू। तो एक दिन में पर डे में 2 से 3 बार तक ड्रेसिंग करना होगा। उसके बाद इनिशियल वुंड ड्रेसिंग एंड डिब्राइमेंट में बी डन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन सडेशन एंड एनाल्जेसिक। तो जब हम लोग वुंड क्लीन करेंगे, वुंड ड्रेसिंग करेंगे, उस टाइम के पहले हम लोग कुछ पेन किलर देंगे जिससे पेन का ज्यादा दर्द ना हो। उसके बाद इन्वायरमेंट टेम्परेचर शुड बी हायर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस
and tight clothing hair around the wound should be removed and wound should be cleaned with normal saline. Dead tissue, lost skin should be removed and proper antibiotic ointment has to apply. तो क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी एक मेंटेन रहना चाहिए। अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट होता है जो बार्न यूनिट में होता है। उसके बाद टाइट क्लॉथ है, उनके चार पास में हेयर है तो उसको हम लोग पहले रिमूव करेंगे। उसके बाद ऊन शुड बी क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन। तो जब हम लोग ड्रेसिंग करेंगे नॉर्मल एनएस के साथ हम लोग ऊन ड्रेसिंग करेंगे। उसके बाद डाइट टिश्यू, डेड टिश्यू एंड लॉस स्किन शुड बी रिमूव। तो उनके बाद जो उनके ऊपर जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, जो डेड स्किन होगा, वो फिर से तुरंत उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो जो डेड, क्योंकि वही डेड सेल, वही ब्लिस्टर फॉर्मिंग जो ऊन थे, वो फिर से वो डेड सेल फिर से रिपेयर नहीं होगा, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो उससे ज्यादा नया सेल आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को डेड टिश्यू को, डेड स्किन को रिमूव करना पड़ेगा और सभी क्लीन करने के बाद प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट अप्लाई करना होगा। तो ऐसे हम लोग एक वुंड को मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार्न पेशेंट के लिए एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स को एक के बाद एक क्या क्या करना है हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग जानेंगे। जो नर्सिंग मैन, जो हम लोग बार्न का मैनेजमेंट पढ़ा है, जो हम लोग देखा है, उसके लिए हम लोग क्या क्या है, फर्स्ट हम लोग पेशेंट को मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या देखें, फर्स्ट एड देंगे। उसके बाद इमरजेंसी के आने के बाद हम लोग तुरंत उसको असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे, प्रोक्लैंड फार्मूला यूज करके उसको फ्लूइड देंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे। उसके बाद हम लोग वुंड मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सभी करेंगे। और इसके साथ साथ में नर्स का क्या रोल होता है, नर्स वार्ड में एक पेशेंट का क्या क्या ख्याल रखेंगे, नर्स का क्या क्या काम है, वो हम लोग को जानना होगा। तो नर्स का नर्सिंग मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को लिखना होगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग का क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, वो भी ABC के हिसाब से होगा। AB के अंदर आएगा एयरवे ब्रीथिंग। तो एयरवे ब्रीथिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन मास्क कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वेंटिलेटर, नहीं तो उससे नहीं हो रहा है तो हम लोग वेंटिलेटर, नहीं तो ट्रैकेस्टोमी करके उसको रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ventilator support or tracheostomy if needed to maintain respiratory function, maintaining respiratory status with ABG analysis। तो हम लोग पेशेंट जब भी आएगा तुरंत उसको ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे और ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद उससे सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो वेंटिलेटर में डालेंगे। वेंटिलेटर में मास्क सपोर्ट नहीं हो रहा है, फेस बार्न है, तो हम लोग ट्रैकेस्टोमी कर सकते। तो पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी करने के लिए नर्स को, एक डॉक्टर को असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उससे ठीक से रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका ठीक से रेस्पिरेटरी स्टेटस ठीक है कि नहीं जानने के लिए हम लोग ABG, ब्लड गैस, आर्टिरियल ब्लड गैस करके उसको एनालिसिस कर सकते। उसके बाद सर्कुलेशन, C पर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या क्या करना है, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, check manual blood pressure quickly, need to give IV fluid and BP fluid if BP so low to prevent hypovolemic shock। और सर्कुलेशन के अंदर हम लोग तुरंत उसका BP चेक करेंगे। BP चेक कर, मैनुअल BP चेक करेंगे, उसमें BP लो दिख रहा है, पल्स रेट हाई दिख रहा है, तो हो सकता है पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक के तरफ जा रहा है, तो हम लोग को तुरंत IV फ्लूइड स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, एसिस वाइटल साइंस लाइक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, जनरल रैंडम ब्लड शुगर और बॉडी टेम्परेचर, ये सभी हम लोग तुरंत चेक करेंगे। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे इमीडिएट आफ्टर रिसीविंग द पेशेंट। पेशेंट को इमरजेंसी में रिसीव करने के बाद तुरंत हम लोग ये सब चेक करेंगे। तो ये एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद प्रोवाइड सडेशन और एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन एंड एंजाइटी। उसके बाद हम लोग कुछ मेडिसिन देंगे जो इससे पेन किलर देंगे जिससे पेशेंट का दर्द, एंजाइटी। प्रोवाइड वुंड केयर ड्रेसिंग द वुंड, रिमूव द dead skin, blister may be managed by picking and draining the fluid, applied antibacterial ointment and cover the wound with sterile bandage। उसके बाद हम लोग को वुंड केयर देना होगा। वुंड केयर के अंदर वुंड ड्रेसिंग करेंगे, उसमें जो ब्लड से जो डेड सेल होगा उसको रिमूव करेंगे। ब्लिस्टर फॉर्मेशन है तो उसको हम लोग पिक करके उसको फ्लूइड को निकाल देंगे। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट कुछ अप्लाई करेंगे और स्टेराइल बैंडेज करेंगे।
उसके बाद टिटिनस टॉक्साइड एंड टिटिनस ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन टू बी एडमिनिस्ट्रेट इन ग्रॉस कॉन्टामिनेटेड ऑफ द वुंड। तो क्या है, उसके बाद हम लोग को टिटिनस इंजेक्शन देना होगा और टिटिनस का इम्यूनोग्लोबिन देना होगा। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, बार्न पेशेंट का मासल सभी जल जाता है और मासल के उतना ऑब्जेक्शन पावर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग आईएम इंजेक्शन को अवॉइड करते हैं। तो डॉक्टर का सलाह लेके कौन सा एरिया में कम बार्न हुआ, कौन सा एरिया में बार्न नहीं हुआ, तो उधर डेल्टॉइड मासल में हम लोग को टिटिनस टॉक्सिक इंजेक्शन देना होगा और टिटिनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देना होगा। उसके बाद क्या है, यूरिन कैथेटर में भी यूरिन कैथेटर में बी नीडेड फॉर सम पेशेंट टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो हम लोग जो हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ गया वो पेशेंट को हम लोग कैथेटर डालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना हम लोग इनपुट कर रहे हैं, कितना आईवी फ्लूइड दे रहा है, उससे कितना उसका आईवी कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है। तो उससे हम लोग का हाइड्रेशन का और हाइपोवोलेमिक शॉक कितना इम्प्रूव हो रहा है वो हम लोगों को पता चलेगा। इसीलिए एक नर्स का रोल होगा कैथेटाइजेशन करना। उसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड अटेंडर, अलाउ पेशेंट टू स्टे विद चाइल्ड टू रिड्यूस फेयर एंड एंजाइटी। उसके बाद हम लोग पेशेंट उसी टाइम पे जब बच्चा होता है, बच्चा जब बार्न केस हो जाता है तो पेरेंट बहुत चिंतित होता है, बच्चा बहुत डरता है, बच्चा को बहुत दर्द होता है, पेन होता है। तो हम लोग पेन किलर सब कुछ देने के बाद पेशेंट को स्टेबल करने के बाद पेरेंट के साथ बात करेंगे, उसके साथ साइकोलॉजिकल बात करेंगे, कुछ इमोशनल सपोर्ट देंगे जिससे उसका फेयर है। उसके बाद प्रिवेंट जीआई प्रॉब्लम बाय कीपिंग द चाइल्ड एनपीओ विद द नासोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन। तो क्या है, पेशेंट का जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, नील फ्रॉम माउथ, मतलब कुछ खाना नहीं देंगे और उसके साथ में हम लोग राइट्स ट्यूब डालेंगे। राइट्स ट्यूब डाल के पेट में, स्टोमक में जो खाना है उसको हम लोग निकाल लेंगे, जिससे पेशेंट का पेट में इन्फेक्शन होने का चांसेस ना रहे। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, 2-3 दिन आईवी फ्लूइड चलेगा, पेशेंट का जब बाउल साउंड रिटर्न आएगा तब हम लोग खाना देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ensuring of tube feeding and oral feeding gradually when bowel sound return। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में कुछ ट्यूब से आरटी ट्यूब से कुछ सेमी लिक्विड खाना देंगे, सेमी लिक्विड फीडिंग देंगे। उसके बाद ओरली खाना हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा बाउल से मिलेगा तो डॉक्टर के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसको फीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन बाय हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट विथ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट। तो इसी टाइम पे हम लोग हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, जो हम लोग पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस में बात किए थे, वो सब हाई डाइट, हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट हम लोग देंगे। उसके बाद एडमिनिस्टर टीपीएन इफ रिक्वायरमेंट। तो टीपीएन क्या होता है, देखिए एक आईवी फ्लूइड होता है, जैसे हम लोग का आरएल होता है रिंगर लैक्टेट, जिसमें क्या होता है सभी इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, ऐसे भी हमारा एनएस में नॉर्मल सोडियम रहता है। उसके बाद टीपीएन भी एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे हाई कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी इलेक्ट्रोलाइट, सभी विटामिन, सभी न्यूट्रिएंट्स जो एक आईवी फ्लूइड में रहता है। वो मिल्क कलर का देखने में होता है, जैसे 2000-3000 ऐसे उसका कॉस्ट होता है। तो वो क्या होता है, टीपीएन, टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन। तो ये जो फ्लूइड होता है जैसा है, तो जब भी पेशेंट बहुत दिन तक खाना नहीं खा पाता है, सर्जरी के बाद बहुत दिन तक एनपीओ रहता है, पेशेंट का न्यूट्रिशन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तब हम लोग टीपीएन का यूज करते हैं, टीपीएन आईवी फ्लूइड देता है। तो जब भी पेशेंट का बार्न पेशेंट को हम लोग टीपीएन देने का जरूरत समझेंगे तो उसके डॉक्टर के हिसाब से हम लोग टीपीएन भी दे सकते हैं। उसके बाद एसिस द वेट गेन, वुंड हीलिंग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। तो हम लोग पर डे ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे वुंड कितना हील हो रहा है, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट टू पेरेंट, सपोर्टिंग पेरेंट टू ओवरकम गिल्टी फीलिंग एंड रेफर फॉर स्किन ग्राफ्टिंग एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, मोटिवेटिंग टू एक्सेप्ट द चेंज इमेज। तो हम लोग डिस्चार्ज के पहले पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेरेंट को साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसको समझाएंगे, उसको क्या करेंगे, गिल्टी फील ना होने के लिए समझाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको समझाएंगे
स्किन ग्राफ्टिंग करने के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, जिससे काफी हद तक पेशेंट का लुक फिर से ठीक हो सकता है। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेंगे, जो इमेज जो अभी दिखने में हुआ है चाइल्ड, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, देखने के लिए बोलेंगे। और स्किन ग्राफ्टिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी ये सब लेके ठीक हो जाएगा, ठीक कर सकते, ये सभी बोलेंगे। उसके बाद टीच देम अबाउट प्रिवेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ बर्न इंजुरी एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर एट होम। उसके बाद हम लोग उसको टीच करेंगे कैसे हम लोग को उसके बाद हम लोग को घर में क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है, कैसे वुंड है तो उसको कैसे ड्रेसिंग करना है, कैसे इन्फेक्शन को कम करना है, कैसे फिर से बान ना हो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना है, ये सभी हम लोग एक पेरेंट को सिखाएंगे। उसके बाद नीड टू एडवाइस देम टू कम हॉस्पिटल इफ देयर फेस एनी डिफिकल्टी। उसके बाद घर जाने के बाद कुछ दिक्कत हो, कुछ उन लोगों को एबनॉर्मलिटी लग रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल में आने के लिए एडवाइस करेंगे। तो ये सभी मेजरमेंट, ये सभी नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोगों को करना होगा।